नमस्कार साथियों, आज हम भारत का भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण विषय टॉपिक भारत स्थिति और विस्तार के ऊपर आज की क्लास आपके लिए लेके आए हैं। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। बहुत ही सारगर्भित क्लास होने वाली है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा भारत की स्थिति और विस्तार। साथियों, सबसे पहले हम भारत की स्थिति की बात करें। देखिए, कोई भी स्थान हो उसकी सबसे अच्छी तरीके से स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ग्लोब पर जाल बनाया जाता है उसके आधार पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति सबसे अच्छी तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से हम स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम भारत की अक्षांशीय दृष्टि की बात करें। अक्षांशीय दृष्टि से अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझने से पहले हम ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा में बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश खींची जाती है, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा कह दो चाहे विषुवत रेखा कह दो, एक ही बात है। भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहला फैक्ट, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां पर हम ग्लोब पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर के राइट साइड में पूर्वी गोलार्ध होता है और लेफ्ट साइड में पश्चिमी गोलार्ध होता है। देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक साथ ही प्रदर्शित करें तो अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसको हम दूसरे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यहां पर 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, अपने दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ये 4 प्रमुख दिशाएं हो गई। इन दिशाओं के बाद में 4 गौण दिशाओं में उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तरी पूर्वी, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिणी पश्चिमी, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तरी पश्चिमी। अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां पर 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाद्वीप की दृष्टि से भी। दक्षिण एशिया, तो 4
क्वेश्चन यहाँ अपने तैयार हो गए। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और महाद्वीपीय दृष्टि से देखें तो भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से ये स्थिति की बात हो गई। इसके बाद में हम अब आगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की चर्चा करते हैं। इसको हम भारत के मानचित्र द्वारा आसानी से एक ही साथ समझते हैं। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, इस अक्षांशीय विस्तार को हम भारत की मुख्य भूमि के संदर्भ में और भारत की संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन भारत के संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। अक्षांशीय विस्तार भारत के मानचित्र में लिखने से पहले एक छोटी सी मूलभूत बात जो विद्यार्थियों को कई बार सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो बात हम यहां पर समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। ग्लोब को बिल्कुल बीचों बीच से दो भागों में विभाजित करने वाली भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होती है। 0 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी के केंद्र से यहां अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाए तो ठीक 90 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव होता है और इसका मान होता है 90 डिग्री। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम 90 डिग्री पर देखें तो यह दक्षिणी ध्रुव हो गया। साथियों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, मतलब भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ अक्षांशीय मान लिखेंगे तो इन अक्षांशीय मानों का उत्तर की ओर जाने पर मान बढ़ता जाएगा। जैसे 0 के बाद में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर क्रमिक रूप से ऊपर जाएंगे तो 90 तक ये मान लिखेंगे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लो उत्तरी गोलार्ध में कोई 2 स्थान है, तो इनमें से जो नीचे वाला स्थान है, इस नीचे वाले स्थान का अक्षांशीय मान तो होगा कम मान वाला, और ऊपर वाला जो स्थान है इसका अक्षांशीय मान होगा अधिक मान वाला। क्योंकि हम भारत के संदर्भ में इस बात को अब देखें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है संपूर्ण रूप से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां पर हमने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, और दूसरा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा। तो इनमें से साथियों पहले ही यहां पर हम बात कर चुके हैं कि नीचे वाला जो भाग होगा उसमें कम मान का अक्षांश आएगा। तो यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु स्टेट में कन्याकुमारी वाले स्थान पर होगा, और भारत के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। तो यह अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी भाग का,
और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी भाग का अक्षांश से विस्तार हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण भूमि की बात करें तो संपूर्ण भूमि का अक्षांश से विस्तार होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। साथियों, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा दक्षिण की तरफ है, तो इसका अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसलिए संपूर्ण भूमि की अगर बात करें तो संपूर्ण भूमि का अक्षांश से विस्तार होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इस प्रकार से अक्षांश से विस्तार में मुख्य भूमिका और संपूर्ण भूमिका दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। इसमें हम अगर कुल अक्षांशों की बात करें तो भारत का कुल 30 डिग्री अक्षांशों में विस्तार है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का संपूर्ण अक्षांश से विस्तार कितने डिग्री में है? 30 डिग्री में। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही यहां हम अक्षांशीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात और करें। देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा जिसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसके बाद कर्क रेखा जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, और नीचे मकर रेखा जिसका मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। इनके अलावा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको अंटार्कटिका वर्त कहते हैं। यहां कर्क रेखा भारत के बिल्कुल लगभग मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा के संदर्भ में यहां हम एक बात और करें, ये कर्क रेखा, और इस कर्क रेखा का जो मान है वो कर्क रेखा का मान हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साथियों, यहां पर एक बात और ध्यान रखें। देखिए, 1 डिग्री को अगर उपभागों में विभाजित करें तो इसको 60 उपभागों में विभाजित करते हैं और उसको बोलते हैं मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। तो आधा डिग्री में कितने मिनट होंगे? 30 मिनट। इसलिए 23.5 को 23 डिग्री 30 मिनट भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 23 डिग्री 50 मिनट अगर इसको लिखेंगे तो ये गलत है, ये इसका सही रूप है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। तो कर्क रेखा की बात हो गई। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। अब देखिए, कर्क रेखा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कर्क रेखा से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझे। राम झा के 6 पंगु मित्र, ये एक ट्रिक आप याद करें। इसमें रा, मैं, झा, 6, पे, गु, मी और त्रे नंबरिंग कर दें। ये 8 स्टेट। सबसे पहला रा से हो जाएगा राजस्थान। दूसरा मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरा झा से हो जाएगा झारखंड। चौथा 6
6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद में 5वें नंबर पे पै से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। फिर 6वें नंबर पर ग से हो जाएगा गुजरात। 7वें नंबर पर मी से मिजोरम। और 8वें नंबर पर त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। तो साथियों ये 8 स्टेट हो गए भारत के जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। इनके नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 8 राज्य हो गए। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कौन से गुजरती है, कौन से नहीं गुजरती है, या एक ही ऑप्शन में 4 स्टेट का नाम दे देंगे और उसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऐसा है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो उसमें आपको इस प्रकार से याद रखना है। एक इसका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम भी क्रम ध्यान रखें। तो सबसे पहले अगर पश्चिम से हम प्रारंभ करें तो यहाँ गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड और झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्रम रह जाएगा इनका। तो ये 8 स्टेट याद रखने के साथ ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से ये और पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो यहां पर साथियों आप ध्यान रखें, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, मतलब लगभग बिल्कुल ऊपर स्थित है। तो ये 8 राज्य कर्क रेखा के संदर्भ में ध्यान रखने हैं। तो अक्षांशीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार में कर्क रेखा वाला आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार यहां पर हम देखते हैं अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। साथियों इसको भी आप ध्यान से देखें, भारत के देशांतरी विस्तार में पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में दोनों में ही पूर्वी देशांतर आएगा। इसको हम ग्लोब की दृष्टि से, ग्लोब के माध्यम से यहां समझ सकते हैं। 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी गोलार्ध की ओर अगर हम इसको 2 भागों में बांट दें तो 0 से 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में और 0 से 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में। चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो यहां पर हम पूर्वी गोलार्ध के संदर्भ में यहां पर देशांतरी मान किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये समझेंगे। ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर अगर देशांतर रेखाएं खींची जाए तो 360 होती हैं और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दें तो पूर्व की तरफ 180 और पश्चिम की तरफ 180 देशांतर होते हैं। देखिए यहाँ 0 से प्रारंभ करने के बाद में 1, 2, 3 इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि इसका जो पश्चिमी भाग है इसकी तरफ कम मान वाली देशांतर आएगी और हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो अधिक मान की देशांतर आएगी। अब साथियों भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो पूर्वी गोलार्ध में जो पश्चिम वाला भाग है उसमें कम मान और पूर्व की तरफ वाला भाग है उसमें अधिक मान की देशांतर रेखा आएगी। तो यहां अब आप आसानी से भारत का देशांतरी विस्तार लिख सकते हैं कि कौन से स्टेट की तरफ कौन सा देशांतर लिखा जाए। अब आप देखिए यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट से कम मान वाला है। तो ये भारत के कौन से स्टेट की तरफ आएगा? पश्चिम में गुजरात की तरफ। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश की तरफ
है। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार से हम देशांतरी विस्तार की भी बात करें तो देशांतरी विस्तार भी लगभग 30 डिग्री देशांतरों में है। भारत का देशांतरी विस्तार कुल कितने देशांतरों में है? लगभग 30 डिग्री देशांतरों में है। अक्षांश विस्तार भी 30 डिग्री में और देशांतरी विस्तार भी लगभग 30 डिग्री देशांतर में है। साथियों, देशांतर की दृष्टि से समय का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आप इसको पहले समझें। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है और एक पूरा चक्कर मतलब कितने डिग्री घूमेगी? 360। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में मतलब 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का। ठीक है। इस 24 घंटे को अगर हम कन्वर्ट करें मिनट में तो 24 घंटे में मिनट हो जाएगी 1440 मिनट। चूंकि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी समय लेती है 1440 मिनट, इसलिए 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी समय लेगी 1440 बटे 360 बराबर 4 मिनट। तो यहां पर पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। तो साथियों, अगर हम किसी भी स्थान के लोकल टाइम की बात करें, स्थानीय समय की बात करें, तो प्रत्येक स्थान के स्थानीय समय में 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। और ये आगे होगा या पीछे होगा। अगर हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय आगे होता है और अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं ग्रीनविच रेखा से तो समय पीछे होगा, मतलब कम होगा। ग्रीनविच रेखा को GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है और हमारे विश्व के समय का जो निर्धारण किया जाता है वो इस ग्रीनविच रेखा को आधार मानकर ही किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही आधार मानकर किया जाता है। तो GMT से कोई भी स्थान अगर पूर्व में है उसका समय अधिक होता है और पश्चिम में अगर कोई स्थान है तो उसका समय पीछे होगा और उसके घटने की और बढ़ने की दर होगी 1 डिग्री पर 4 मिनट। चूंकि हम पहले ही यहां पर देख चुके हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री में है और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 30 डिग्री में कितने समय का अंतर हो जाएगा? 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। 120 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो समय में अंतर हो गया 2 घंटे का। अर्थात भारत के पूर्वी भाग में और भारत के पश्चिमी भाग में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अब इस 2 घंटे के अंतर में हम बात करें, देखो पूर्व की तरफ समय पहले होगा और पश्चिम की तरफ बाद में। अर्थात पूर्वी भाग का समय पश्चिमी भाग के समय से 2 घंटे आगे है। पूर्वी भाग का समय आगे होगा 2 घंटे और पश्चिमी भाग का समय पीछे होगा। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए सूर्य उदय पहले पूर्व दिशा में होता है। तो भारत में सूर्य उदय की बात करें तो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होगा अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में सूर्य उदय होगा गुजरात में। सूर्य अस्त की बात करें तो सबसे पहले सूर्य अस्त होगा अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में होगा गुजरात में। तो इस प्रकार से ये समय का अंतर हो गया। भारत के लोकल टाइम की अगर बात करें पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की तो 2 घंटे का अंतर होता है। पूर्वी भारत का समय 2 घंटे आगे होगा और पश्चिमी भारत मतलब पश्चिमी भाग का जो समय है वो 2 घंटे पीछे होता है। तो गुजरात और अरुणाचल के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। चूंकि किसी भी देश के देशांतरी विस्तार जितना ज्यादा होगा
उसके स्थानीय समय में उतना ही ज्यादा अंतर होता है। इस असुविधा से बचने के लिए प्रत्येक देश द्वारा अपना एक प्रामाणिक समय माना जाता है। यहां पर ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं प्रामाणिक समय या मानक समय। प्रामाणिक समय या मानक समय किसे कहते हैं? किसी भी देश के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली यामोत्तर या देशांतर रेखा को आधार मानकर समय का निर्धारण किया जाता है, जिसको प्रामाणिक समय या मानक समय कहा जाता है। भारत के संदर्भ में हम मानक समय का आधार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार मानकर करते हैं। तो भारत का प्रामाणिक समय कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहां पर हम इसको देखें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहां पर ये भारत का मानक समय हो गया। और भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या देशांतर को यामोत्तर भी कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर आ जाए तो भी ठीक है और देशांतर आ जाए तो भी ठीक है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखनी है, भारत की जो मानक यामोत्तर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। तो भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिनमें पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये भी आप ध्यान रखें। तो भारत का जो मानक समय है उसका निर्धारण किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार मानकर, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो देशांतर की दृष्टि से आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। इसके बाद में हम भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत की लंबाई में और भारत की चौड़ाई में जो अंतर है वो 281 किलोमीटर का है। ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार से भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? 281 किलोमीटर का। भारत के आकार की अगर अपनी बात करें तो भारत का आकार किस प्रकार का है? चतुष्कोणीय। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का आकार किस प्रकार का है, तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। आकार के बाद में भारत के क्षेत्रफल की हम बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है और संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत में है। तो यहां से
यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं उनको भी हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। रुक चीन अब आ, ये एक लाइन आपको याद रखनी है। रुक चीन अब आ। यहां पर नंबर 1 रू, नंबर 2 कै, नंबर 3 चीन, नंबर 4 ए, 5 नंबर बे और आ 6 नंबर। यहां रूस से हो जाएगा रूस, कैसे कनाडा, चीन से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील और आसे ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत से 6 बड़े देश कौन से हो गए? रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वां स्थान किसका है? भारत का। तो साथियों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने भारत के अक्षांश और देशांतरी विस्तार और भारत की लंबाई चौड़ाई और भारत के क्षेत्रफल की बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। आगे की क्लास में हम विस्तार से आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप संस्कार अकेडमी गोविंदगढ़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।